Good morning, student. How are you? I hope you have seen my last two videos about the national in Europe. In that video, I have explained about the print of Patrick and also explained about the French Revolution. What was the main theme of the French Revolution? French Revolution was the first revolution where inspired all of Europe for the nationalism. I have also explained what is the nationalism and what is the nation. I have also explained about the thought of Aristotelian who says that the nationalism or nation is a long time of the sacrifice and devotion of the nation, जो कि डेडिकेटेड लोगों का एक आइडेंटिटीज को शो करता है, पहचान बताता है, उसे नेशन कहते हैं. आई हैव आल्सो एक्सप्लेन्ड अबाउट द सर्कमस्टेंसेस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हाउ दे हैव इंस्पायर्ड फॉर द फ्रीडम. टुडे वी हैव एक्सप्लेन अबाउट द नेशनलिटी ऑफ नेशनलिज्म, which things was inspired to Europe from the France. I have also explained in last video, you have seen them, that the development of the liberalism societies also produced the thought of democracy and success of their acts against the monarchs. They have established their assemblies. After then they have made their national assemblies. In spite of all acts which we have seen in France, they have inspired to the Europe. From the inspiration of that act, also Europe has begun the different Jacobin clubs and different kind of clubs and societies which have inspired from the France. तो ये तो एक आगे बढ़ मतलब एक मॉडर्नाइजेशन की जो चाल थी धीरे धीरे यूरोप में भी, और उसके बाद फिर नेपोलियन कंट्रोल डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज. तो उस कंट्रीज में जहाँ पर भी आर्मीज गई वहाँ की यूरोपियन ने फ्रेंच रिवोल्यूशंस French armies have developed their rules and regulation outwards of the France. तो वो जैसे जैसे नहीं गई, they have inspired by the action of France. वो उनके लोगों से इंस्पायर हो गए, उनके आर्मी से, उनकी एक्टिविटीज से इंस्पायर होते चले गए. तो यहाँ पर भी उस तरह के मनोज के अगेंस्ट उनमें उत्साह आता रहा. फ्रांस की गतिविधियों से उनको लगता था कि हम भी इसी तरह करेंगे और इस तरह करेंगे तो हमारा भी जो है हम भी मोनॉर्च के अगेंस्ट कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे. तो ये सारी चीज़ें फ्रांस को यूरोप में डेवलप होती गई है. नेपोलियन के डिफीट के बाद ये चीज़ें और तेज़ी से डेवलप हुई. उस समय जिस समय यूरोप में नेशनल की बात की जा रही है यूरोप में, तो जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड किंगडम, वहाँ पे जो जर्मनी, स्विट्जरलैंड किंगडम, ये सब तमाम तरह के राज्यों में बटे हुए थे. अलग अलग का कोई एक डिफरेंट स्टेट नहीं था. निरंकुश राजाओं की अधीन थे. एरिस्टोक्रेसी ये डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट ऑस्ट्रिया हंगरी पे जो है ऑस्ट्रिया और पार्ट का जो राज था जो कि निरंकुश शासक था. इसके साथ साथ ऑस्ट्रिया फिनलैंड जैसे इलाके में जो बोहेमिया और यहाँ पर भी जो जर्मनी टूरिंग वर्ग के लोग थे वहाँ पर अपना वो शासन करते थे. उनकी डिफरेंट लैंग्वेज थी, उनके डिफरेंट रीजन्स थे, जो कि इस तरह का विभिन्नताएं थी उस यूरोप में कि सबके अपने अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्यों में बटा. तो इससे इट इज नॉट इजी प्रमोट टू द सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी, जिससे कि पॉलिटिकल यूनिटी आना संभव नहीं लगता था. तो ऐसा लगा. तो ये जो राजनीतिक एकता कैसे जुड़े और राजनीतिक एकता वहाँ पे कैसे डेवलप हुई, रीड अबाउट नेशनल. तो राष्ट्रवाद का ये विचार कैसे aristocracy and the new middle class.
जो एरिस्टोक्रेसी यानी कुलीन वर्ग, यानी जो एक ऐसा वर्ग जो कि राजनीतिक रूप से काफ़ी मजबूत था, जो कुलीन वर्ग था यूरोप का सबसे प्रभावशाली था, जो कि जमीनों का मालिक था, जिसके पास की ज़मीनें थी, जिसके पास राजनीतिक और पॉलिटिकल राइट्स रहते थे। ये तो अपने आप में डिवाइडेड है, डोमिनेट है, और ये डोमिनेट करता था मिडिल क्लास को, जो मध्यम वर्ग के ऊपर इनके पूरे प्रभुत्व था। इनके अंडर में किसान काम करते थे, इनको लगान देते, ये लगान वसूलते थे, और इसके साथ साथ यहाँ पर भी जो उनके अंडर में वो खेती करते थे। एंड मेंबर्स ऑफ द क्लब एंड मेंबर्स ऑफ दिस क्लास बाय द कॉमन, ये एरिस्टोक्रेट्स थे वो आपस में यूनाइट थे, ताकि कोई भी दूसरा जो है इनके बीच में उभर न सके, अपने आप में कंट्रोल करते थे। तो वास्तव में यह एरिस्टोक्रेट्स से ये पूरे शासन को कंट्रोल करते थे। इसका एक असर ये था कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद ये जो इंग्लैंड में उस समय औद्योगिकरण भी शुरू हो गया था। औद्योगिकरण के साथ वहाँ पे जो उदारवादी विचारधाराएं जन्म ले रही थी, उदारवादी विचारधाराएं वहाँ पे जन्म ले रही थी, उसका असर ये हो रहा था कि एक मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो तो एक नया वर्ग डेवलप होता है, जिसके पास की इनकम हो रही थी, उद्योगों से जुड़ा होता है, इसको वो आय का एक भागीदार था, वह धीरे धीरे डेवलप हो रहा था, उसके विचार थोड़ा सा अलग हो रहे थे, वह फ्रांसीसी क्रांतियों की विचारधाराओं से प्रेरित हो रहा था। ये एक नया वर्ग था जो कि एक ये मान के चलता था कि हमें एक आज़ादी मिलनी चाहिए, वह आज़ादी की बात करता था फ्रांसीसी क्रांतिवाद। इस एक वर्ग ने जो अपने वहाँ पर पढ़ा था कि वहाँ पर उन्होंने अपने जो प्रतिनिधि सरकार बनाई, तो उदारवादी विचारधारा के लोग उस सरकार के पक्ष में थे। तो जो डिप्लोमेसी के अगेंस्ट इस तरह की चीज़ें बात आ रही थी, और ये सारी चीज़ें जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में हुआ, वहाँ पे उनके फ्रांसीसी विचारों के जो उनके अंतर्गत भाव उत्पन्न हुआ नेशनलिज्म के लिए, अपने फ्रीडम्स के लिए, उसने एक नया ग्रुप बना दिया। और यह जो ग्रुप था, यह ग्रुप जो कि प्रगतिशील विचारों से प्रेरित था, वह प्रशासनिक में परिवर्तन चाहता था। वह और इस तरह के जो परिवर्तन जो चाहते थे, इसके बार हुए थे, इनको नया वर्ग जो इनका डेवलप है, दिस इज कॉल्ड द न्यू मिडिल वर्ग। द न्यू वर्किंग ग्रुप केम आउट टू द मिडिल क्लास। ये जो वर्ग जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद या फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्रेरित होकर के, उनकी आइडियोलॉजी से प्रेरित होकर के एरिस्टोक्रेट्स के अगेंस्ट जो फ्रीडम चाहता था, वह एक वर्ग डेवलप होने लगा जिसे न्यू मिडिल क्लास कहते हैं। तो ये जो मिडिल क्लास था, इसकी जो अपनी थीम थी वह लिबरल विचारधाराओं की थी। वह चाहते थे कि ये डिवाइड फ्रॉम लिबरल बट बैक फ्रॉम द लिबर, यानी कि मतलब फ्रीडम को वह चाहते थे कि उन्हें भी कुछ आज़ादी मिले, स्वतंत्रता मिले, उनको पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल उनको स्वतंत्रता चाहिए। तो इसका मतलब कि वह ये चाहते थे, उनका एक दूसरा था कि उन्हें जो फ्रीडम चाहिए यानी कानून के समक्ष उनको समानता चाहिए। यह विचारधारा जो उदारवाद की विचारधारा है, राजनीतिक रूप से समानता की मांग करती थी। जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात करती थी, या सफरेज मताधिकार के बाद में करती थी कि जिनको बराबर का मताधिकार मिले, उनका राजनीतिक रूप में प्रयोग हो, महिलाओं को उनका अधिकार मिले, इकोनॉमिक्स के रूप में वो स्वतंत्रता चाहते थे कि मार्केट के ऊपर से प्रतिबंध हट जाए, मार्केट में उन्हें स्वतंत्र बिजनेस करने की छूट मिल जाए, और इस तरह के भी वो राजनीतिक अधिकार का जो आंदोलन करते थे। और वह ये चाहते थे कि जो एबॉलिश किया जाए स्टेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं, जो नियंत्रण किया गया है, उसे कम किया जाए, चाहे वह आर्थिक हो चाहे राजनीतिक हो। आर्थिक नियंत्रण कम कर दिया जाए ताकि वह आगे चले जाए। तो इसका असर क्या हुआ, क्योंकि उस समय फ्रांस के क्रांति के बाद वहाँ जैम्बर्ग और ये सब जो डिफरेंट स्टेट में थे, इन विचारों में प्रेरित हो गए। तो वहाँ पर वो जो डिफरेंट स्टेट, जर्मनी में 29 स्टेट विचार प्रेरित हुए, और उन्होंने अपनी करेंसी बना ली,
अपने अपने मेजरमेंट बनाए। ये जो यूनिफॉर्मेशन का जो एक कॉन्सेप्ट था वह फ्रीडम की या लिबरेट की एक नई थॉट जो फ्रीडम को डेवलप करी थी उससे वह बिखरने लगा और धीरे धीरे वहाँ पर अपने लोग कैरेंस बनाए। तो जो उदारवादी विचारधाराएं थी इसका जो एक असर था वह इफेक्ट जो आया था नेपोलियन की डिफीट के बाद आया था कि इसके बाद ये तरह की नेपोलियन की विचारधाराओं के बाद आया था कि नेपोलियन जहाँ जहाँ जो राज्य स्थापित किया वहाँ पर सब स्वतंत्रता अपनी स्वतंत्रता घोषित करने लगे, नए नए राज्यों का उदय होने लगा। ये सारी चीज़ें जो लिबरलिज्म के अंतर्गत डेवलप यानी उदारवाद की जो लहर बह गई थी उस समय, जो कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद यहाँ पर लगाए गए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर न्यू कंजर्वेटिव की बात की जाती है कि जो रूढ़िवादी लोग थे, रूढ़िवादी जो इस तरह से नहीं चाहते थे, इसके अगेंस्ट सोचते थे, वहाँ लोगों का ये जानते थे कि जो रूढ़िवादी लोग था उनका ये कहना था कि जो उनके जनतंत्र हैं, उनके ट्रेडिशनल परंपराएं हैं वह उसी तरह रहें, ट्रेडिशनल परंपराएं वह उसको स्थापित करना चाहते थे, ट्रेडिशनल परंपराओं के तहत वो अपने अधिकारों को और बनाए रखना चाहते थे। नेपोलियन के द्वारा उन्होंने जान ली राजनीतिकरण की जो ताकत थी वह उससे हम लोग और मजबूत कर सकते हैं, एक संतुलित सेना का गठन कर सकते हैं, एक मेजरमेंट की प्रोसेस को डेवलप कर सकते हैं। तो कंजर्वेटिव ये कहा कि जो इस तरह जो अलग हो गए या ठीक नहीं, बल्कि एक निश्चित सत्ता होनी चाहिए जिसका नियंत्रण हो ताकि एक राष्ट्र की भूमिका बन सके। और इस तरह जब इस तरह की बात की जाएगी तो यह एक जो नेपोलियन का उठाया हुआ कदम था जिसके लिए लिबरलिज्म ने ह्यूमन राइट्स की बात की, सिविल राइट्स की बात की, सिटीजन राइट्स की बात की, उन सबसे अलग हट करके न्यू कंजर्वेटिव ने एक संतुलित बैलेंस की वर्त करने की कोशिश की। और वे ये समझते थे कि एक मजबूत सेना, एक मजबूत ब्यूरोक्रेसी यानी a modern army, efficient bureaucracy, dynamic economy, evolution of feudalism, यानी फेडरलिज्म का खत्म कर दिया जाए, मजबूत सेना बनाई जाए, मजबूत आर्थिक नियंत्रण किया जाए। तो और इस तरह अगर डेवलप करते हैं तो हम एक मजबूत जनतंत्र की और मजबूत राजतंत्र की व्यवस्था कर सकते हैं। यानी जो कंजर्वेटिव थे वह फिर से मोनार्च को इस्टेब्लिश करने के पक्ष में थे। 1815 में आपको डिफीटेड ऑफ नेपोलियन की हार के बाद फिर से ये बावरन जो साम्राज्य था वह फिर से ब्रूबो का जो ब्रूबो डायनेस्टी थी वह फिर से डेवलप हो गई। और ब्रूबो साम्राज्य ने इस दौरान पे फ्रांस के जिन इलाकों में फ्रांस के जिन्होंने अपनी सत्ता खो दी, ब्रूबो साम्राज्य ने फिर से उसको अपने अधिकार में लिया और फ्रांस को कंट्रोल करने के लिए उसके चारों ओर जर्मन ब्रूबो साम्राज्य हो गया और उसके अलग अलग उसके स्टेट को डेवलप कर दिया गया ताकि फ्रांस फिर भी बाद में कभी भी और ओवरटेक न कर सके। फ्रांस ओवरटेक न कर सके इसके लिए उसके नॉर्थ में नीदरलैंड जिसमें बेल्जियम भी शामिल था और पीडमॉन्ट और जेनेवा को दक्षिण में जोड़ दिया गया। उसके साथ साथ ऑस्ट्रिया और हंगरी को इटली को नियंत्रण सौंप दिया गया, यानी हंगरिया ऑस्ट्रिया को इटली में दे दिया गया, नीदरलैंड को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कर दिया गया, उससे बेल्जियम को कर दिया, बेल्जियम को कर दिया गया, दक्षिण में पीडमॉन्ट को जेनेवा से जोड़ दिया गया। यानी एक सेंट्रलाइज शासन करके कि ये ब्रूबो वंश ने अपने इस चीज़ को किया और राजपूत शासकों ने कि ताकि फ्रांस फिर कभी इस तरह की गतिविधि न कर सके, अपने क्षेत्र का विस्तार न कर सके। क्यों कि जो सीमावर्ती क्षेत्र थे वो अलग अलग टुकड़ों में पड़े। तो इस तरह 1950 के बाद जो रूढ़िवादी शासन जो आगे फिर डेवलप हो गए, कंजर्वेटिव फिर से वहाँ पे इस्टेब्लिश हो गए और उन्होंने अपने शासन पर नियंत्रण कर लिया। क्योंकि लिबरलिज्म उसको चाहते थे कि उन्हें इक्वलिटी मिले, राइट्स मिले, उनको दबाने के लिए उन्होंने उनको कंट्रोल किया। कंजर्वेटिव किसी भी तरह का अपोज नहीं चाहते थे कि कोई उनके लिए अपोज करे। सो दे हैव इम्पोज्ड द सेंसरशिप ऑन द न्यूज़पेपर, बुक्स एंड अदर काइंड्स ऑफ थॉट्स।
इसलिए उन्होंने उस पर सेंसर लगा दिया ताकि इस तरह की जो उदारवाद की भावनाएं फिर से जन्म न ले सकें और मजबूत राजनीतिक राष्ट्रतंत्र देश के अंदर हो सके। लेकिन जो फ्रेंच की आइडियोलॉजी थी फिर भी कहीं ना कहीं उनको इंस्पायर कर रही थी कि वह अपने आप एक स्वतंत्र जो डेमोक्रेटिक स्टेट को डेवलप कर सके। ओके, तो टुडे वी हैव रीड अबाउट द मेकिंग ऑफ नेशनल एरिस्टोक्रेसी लिबरलिज्म एंड कंजर्वेटिज्म के बारे में हमने पढ़ लिया। आज की इसके बाद रिवॉल्यूशनरीज हैव बिकेम, तो रिवॉल्यूशनरीज आए 1850 जब ये कंजर्वेटिज्म जो अपनी चीज़ों को डेवलप करने गए तो इनके खिलाफ जो उदारवादी राष्ट्रवादी थे वह जो है वो अंडरग्राउंड हो गए। तो अनेक रिवॉल्यूशनरीज डेवलप हुए जिनमें आपका इटली के जो मस्सिनी का नाम यू डिड नो अबाउट देम कि इटली के उसमें उसने यंग इटली एक एसोसिएशन को डेवलप किया। एसोसिएशन के डेवलप करने के बाद उसने अपने सदस्यों को बनाया। फ्रांस, पोलैंड, इटली, यूरोप के अन्य देशों में भी उसने जर्मन के उस तरह की विचारधारा रखने वाले लोगों को एकत्र किया और एक जो इसके अगेंस्ट कंजर्वेटिव के अगेंस्ट मोनॉर्स के अगेंस्ट उसने एक आंदोलन किया जिसे हम कहते हैं एज ऑफ द रिवॉल्यूशन। इसका असर धीरे धीरे पूरे यूरोप में मिला। नेक्स्ट ओके दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि रिवॉल्यूशनरी का एज क्या, वो कब रिवॉल्यूशनरी के जरिए क्या क्या हुआ था। रिवॉल्यूशनरी जो एज ऑफ द रिवॉल्यूशनरी 1830 to 1848, what happened in that time in Germany, Italy and Britain. Okay, bye, have a nice day.